जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और एक बार आप सब लोगों की मुस्कुराहट यदि कमेंट सेक्शन में दिखेगी तो और अच्छा होगा। एब्सोल्यूटली। तपोश्व नवीन सर का पिछले जन्म, इसे दिखा ऊपर क्या था ये, ऊपर ऊपर गया। नवीन सर का पिछले जन्म का शिष्य। ओके, निकिता राठी रौली, वंदना पलक, प्रीतम कन्नौजिया, शिवम शिवम प्रधान जी, अरुण कुमार, अभिषेक कुमार वत्स, हुई शिक्षा, कीर्ति सिकरवार, मनु सिंह, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। आप सबको पता होगा पिछली क्लास में साथी हम पढ़ रहे थे आपका बंगाल के नवाबों को, यानी बंगाल के नवाब हमको इसलिए जानने जरूरी थे ताकि हम एक्सपेंशन जान पाएं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपने क्षेत्र विस्तार किया। इन सारी घटनाओं पर हम नज़र डाल रहे थे। और पिछली क्लास में हमने जाना था आपका बंगाल के जो नवाब थे, मुझे बताएंगे अंतिम नवाब हम कौन सा पढ़ रहे थे, कहाँ तक हम पहुँच चुके थे। कहाँ तक पहुँच चुके थे हम, तो मेरे हिसाब से अलीवर्दी में आपको बता चुका था कि अलीवर्दी जो खान था उसका कोई पुत्र नहीं था, उसके सिर्फ 3 बेटियां थीं। 3 बेटियों में एक घसीटी बेगम थी, एक आपका अमीना बेगम और एक मैमुना बेगम। उन्हीं में से साथी अमीना बेगम का बेटा था सिराजुद्दौला, जिसको उत्तराधिकारी यानी कि अपना सक्सेसर बनाया। और सिराजुद्दौला इस तरह से गद्दी पर आया 1756 से 1757 के लिए। लेकिन एक वो वर्ग जो शासन में अपना अधिकार रखता था, वह क्या हो गया, सिराजुद्दौला का विरोधी हो। यहाँ से हम पढ़ेंगे। ओके, एक बार थम्स अप कर दीजिए जी भैया, हम पढ़ने के लिए रेडी हैं। बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान हम आपको पढ़ा चुके थे। अलीवर्दी बहुत सतर्क आदमी था, अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान के बाद में जो उत्तराधिकारी बना था, ये 1740 1755 था। इसके बाद में बना था आपका सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला 1756 से लेकर के 1756 से लेकर 1756 से लेकर के 57 तक, 1756 से 57। अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ एक बात, जैसे रीजनिंग में भी आप पढ़ते हो रिलेशन को, मुझे बताइए कि सिराजुद्दौला का अलीवर्दी खान के साथ में क्या संबंध था। या पूछें अलीवर्दी खान सिराजुद्दौला का क्या लगता था, तो आप कहेंगे अलीवर्दी खान सिराजुद्दौला का नौना, आपका नाना था। और उस नाना ने इसको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारी सीख दी। उन सबको हमको समझना है। हम सबको पता है सिराजुद्दौला के विपक्ष में घसीटी बेगम हो गई थी, राय दुर्लभ हो गया था, उस समय के सेठ इसके विरोध में थे। इसकी एक मौसी का लड़का मैमुना बेगम का लड़का शौकतगंज इसके विरोध में हो गया था। अलीवर्दी खान का जो आपका जीजा था मीर जाफर, उसको भी साथी मीर बख्शी के पद से इसने हटा दिया था, तो वह भी विरोध में हो गया था। तो इसके खिलाफ में एक अपोजिशन था। पुरानी एक घटना पर विचार डालेंगे और पुरानी घटना क्या होगी वो देखना है। इन दिनों की स्थिति क्या थी 1756 की भारत की, ये बताइए। मैंने आपको बताया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कितने कर्नाटक युद्ध हुए। कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसमें पहला हुआ 1746 से 1748 और दूसरा हुआ था 1749 से 1754 और तीसरा हुआ था 1756 से 1763। तो जिस समय पर आपका सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, तो क्या ये वही समय है जब आपका अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक में संघर्ष चल रहा था। तो आप कहेंगे हाँ जी ये वही समय है। तो इस समय को देखते हुए, इस समय को देखते हुए हमको बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। इस समय तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हो चुका था। तीसरा कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक वॉर। इस समय तीसरा कर्नाटक युद्ध, शॉर्ट पॉइंट लिखा करो, बहुत छोटे से बिंदु में लिखा करो। तीसरा कर्नाटक युद्ध था। एक क्या है, इसके जो नाना थे, नाना कौन है, अलीवर्दी खान। नाना अलीवर्दी खान की नसीहत को थी, ये पॉइंट भी हमको देखना है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। नाना अलीवर्दी खान की नसीहत, उस नाना ने अपने इस, अगर मैं पूछूं दोहित्र या देवता जिसको हम कहते हैं, बेटी के पुत्र को, तो सिराजुद्दौला को सीख दी और शिक्षा दी। उसने कहा कि ये जो यूरोपियन है ना, ये मधुमक्खी हैं, अगर इनको छेड़ेंगे तो ये काटेंगे, अगर आप इनको नहीं छेड़ेंगे तो ये आपको शहद देंगे। बात समझ गई। ये किसका स्टेटमेंट था, अलीवर्दी खान का। क्या स्टेटमेंट था, इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की।
कौन सा बंगाल का नवाब था ने यूरोपियों की तुलना तुलना मधुमक्खी से की, मधुमक्खियों से, कंपैरिजन ऑफ बीज विद यूरोपियंस, मधुमक्खियों से की कि भाई इनको ना छेड़ा जाए। भाई ऐसे मधुमक्खी का सिद्धांत, आप उसको नहीं छेड़ोगे तो शहद देगी, और अगर छेड़ दोगे जाकर तो काट लेगी। ठीक है भैया, आवाज में आज दिक्कत है थोड़ी सी, एक बार थम्स अप करके बताएं क्या आवाज में कोई दिक्कत है। और थोड़ा बहुत तुम एडजस्ट किया करो। पिछली बार मैंने देखा जब हमारी फ्राइडे में क्लास थी, कई साथियों ने बाद में भी लिखा कि जी क्लास को पूरा किया जा सकता था, लेकिन कुछ बच्चे आपका जो है वो शरारती तत्व होते हैं और लगातार लिखते रहते हैं उसको, तो ऐसा ना किया करो प्लीज़। थोड़ा बहुत अगर कम आपको लगे कि इसमें आपका कॉम्प्रोमाइज़ हम कर सकते हैं, कर लिया करो प्लीज़। ठीक है, तो यूरोपियन से तुलना की तो उसने एक नसीहत दी कि भाई इन यूरोपियन से बच के रहना है। तीसरी चीज़ क्या थी? शौकतगंज। देखिए अपने नोट्स में शौकतगंज कौन था, बताइए शौकतगंज कौन था? तो शौकतगंज इसकी मौसी का लड़का है। तो शौकतगंज अंग्रेजों से पत्राचार करता था, यानी इसका विरोधी व्यक्ति अंग्रेजों से एक कम्युनिकेशन कर रहा था, अंग्रेजों से एक कम्युनिकेशन कर रहा था, यानी कि एक वार्तालाप वो करता था, उनसे बातचीत करता था। ठीक है, चौथी चीज क्या है कि जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो जो फ्रांसीसी थे उन्होंने गिफ्ट वगैरह भेजे सिराजुद्दौला को, भाई साहब आप गद्दी पर बैठ रहे हैं तो ये हमारी तरफ से, फ्रांसीसियों की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि बंगाल में सब बिजनेस करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने कोई भी गिफ्ट सिराजुद्दौला को जब वो गद्दी पर बैठा तो नहीं भेजा, यानी कि उसको कोई अंग्रेजों ने गिफ्ट दिया, यस और नो? तो आप कहेंगे अंग्रेजों ने उसको उस समय बोलते थे नजराना, तोहफे वगैरह को नजराना नहीं भेजा। ये मैं आपको कारण इसलिए बता रहा हूं कि क्यों वो इन अंग्रेजों से नफरत करने लगा। अंग्रेजों ने नजराना नहीं भेजा। तीसरी चीज मुझे बताइए, अंग्रेजों को जो दस्तक जारी किया था वो किस मुगल सम्राट ने जारी किया था? 1717 में फर्रुख सियर ने, आप सबको पता होगा कि एक दस्तक जारी कर दिया, ये लोग क्या है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में अपना व्यापार कर सकते हैं। और उसी दस्तक का फायदा इन दिनों में अंग्रेजों ने उठाया। तो कितने रुपए का दस्तक था, कितने रुपए में व्यापार कर सकते थे? तो आप कहेंगे भैया 3000 रुपए में। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीयों को अपनी तरफ लाना शुरू किया। अब देखो भारतीयों के लिए तो दस्तक था नहीं, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था। वो क्या करते थे, अंग्रेज अपने दस्तक को भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे कि भारतीय व्यापारियों को फायदा मिलेगा, तो भारत के जो व्यापारी हैं वो अंग्रेजों के पक्ष में आएंगे। तो दस्तक का गलत फायदा किसने उठाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यस और नो? हाँ जी, क्या बोलेंगे? दस्तक का लाभ, दस्तक का एक गलत लाभ इन्होंने उठाया, गलत लाभ। ठीक है, ये पुरानी कहानी है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। एक कहानी बताता हूं मैं आपको कृष्ण बल्लभ की। कृष्ण बल्लभ ये कौन था? ये आपका राय बल्लभ का बेटा था। ये बड़ी घटना है उस समय की। राय बल्लभ का पुत्र कृष्ण बल्लभ, जो कि कौन था? राय बल्लभ का पुत्र था। इसने क्या किया, सॉरी, जो राय बल्लभ था, या उसको हम कई बार राज बल्लभ के नाम से भी किताबों में देखते हैं, तो उसने क्या किया, घसीटी बेगम का धन छुपा लिया। घसीटी बेगम के धन को उसने क्या बोलेंगे, कैप्चर कर लिया। और जब उसके उस धन को सरेंडर करने की बात हुई तो उसने उस धन को दे दिया अपने बेटे कृष्ण बल्लभ को। अब कृष्ण बल्लभ के पास जो पैसा था उसके लिए भी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई इस पैसे को वापस पहुंचाओ, लेकिन वो पहुंच गया अंग्रेजों के संरक्षण में। तो कहां भाग गया पैसे को लेकर के? घसीटी बेगम के पैसे को लेकर के कृष्ण बल्लभ, ये चला गया अंग्रेजों के संरक्षण में। इसके पैटर्नेज में चला गया, अंग्रेजों के संरक्षण में ये चला गया। इसने कहा नहीं देंगे पैसा। अब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कहा कि भाई इससे बोलो पैसा वापस दे। तो अपना एक प्रतिनिधि भेजा, नारायण सिंह, सिराजुद्दौला ने, कि भाई जाकर के अंग्रेज अधिकारियों से बात करो कि ये जो आदमी है गलत तरीके से पैसे को लेकर के आया है और तुम्हारा संरक्षण गलत तरीके से प्राप्त कर रहा है, तो इसको वापस सौंप दो। लेकिन नारायण सिंह जो रिप्रेजेंटेटिव बन के गया था उसकी बहुत बेइज्जती हुई। इतनी बेइज्जती हुई कि सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आया कि भाई इन अंग्रेजों का तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक अगली चीज क्या है, एक और मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें आपका, इस समय पर क्या था, मुझे पहले मेरे क्वेश्चन रहेगा आप सब लोगों से कि बंगाल में
अंग्रेज और फ्रांसीसी अपना व्यापार कर रहे थे, अपनी फैक्ट्रियां यहाँ स्थापित कर रहे थे, हाँ या ना? इतना तो आप समझते हैं। तो जो अंग्रेजों ने फैक्ट्री बना रखी थी यहाँ पर बंगाल में, बंगाल में जितनी भी अंग्रेज फैक्ट्री थी, बंगाल में जितनी भी अंग्रेज फैक्ट्री थी, उनकी चल रही थी किलेबंदी। अंग्रेज फैक्ट्रियों की क्या कर रहे थे? अपनी किलेबंदी कर रहे थे। मतलब जहां पर ये अपना सामान रखते थे, तो जैसे यहाँ पर सामान रखते हैं तो इसके चारों ओर एक वॉल बना रहे थे, इसको बोलते हैं किलेबंदी करना, ऊंची ऊंची दीवारें बनाना। अब सिराजुद्दौला के पास मैसेज गया कि भाई ये ऊंची ऊंची दीवारें क्यों बना रहे हैं? तो उसने बोला कि भाई तुम सिराजुद्दौला के शासन में रह रहे हो, तुम लोग व्यापारी लोग हो, तुम्हें किस बात का भय है? तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है सिराजुद्दौला के शासन में, तुम ये किलेबंदी मत करो। ये किलेबंदी उस समय पर फ्रांसीसी भी कर रहे थे। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों को मैसेज गया, भाई साहब आप किट 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 क्या करते रहते, ये बताओ, टाइम आउट कर रहे हो? बच्चों नहीं, आप जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप सब लोग आप अपनी चीजों को रिपीट मत किया करो। आप रिपीट करेंगे आपको टाइम आउट करेंगे, कट 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 होती रहती है, फिर एक डिस्टरबेंस बनता है। रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों को, आप कुछ भी मत कहो, बस शांत बैठ जाओ। आप कक्षा को पढ़ने आए तो कुछ बातें नहीं करनी, खुद से प्रॉमिस करो। इसी को बोलते हैं अपने आत्मबल को बढ़ाना, अपने ध्यान को बढ़ाना। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कक्षा और मेरी बातों पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सारी चीजों को आप भूल जाया करो कक्षा में आके। मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है ना? तो मैंने क्या बोला कि उसने जब ये सेम मैसेज किस किस को भेजा, फ्रांसीसियों को भी और अंग्रेजों को भी। तो अंग्रेजों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और फ्रांसीसियों ने उसकी बात को माना। तो किसके पक्ष में चला गया होगा? इतनी सारी घटनाएं बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको यह है कि फ्रांसीसियों ने सिराजुद्दौला की सभी बातों का पालन किया, हाँ या ना? जैसे उसको गिफ्ट भेजने थे, एक राजा के प्रति जो कर्तव्य था बाहरी व्यक्तियों का, उसको उन्होंने पूरी तरह से पालित किया या नहीं किया? तो आप कहेंगे जी भैया फॉलो किया। अगर मैं पूछूं अंग्रेजों ने, तो आप कहेंगे अंग्रेज तो उसकी हर एक बात को डिनाई कर रहे हैं, हर एक चीज को मना कर रहे हैं। तो फिर तो दोनों के बीच एक तनातनी हो जाएगी या नहीं होगी? तो अंग्रेजों ने जब उसकी बात को अनसुनी कर दिया, तो उसके बाद में हमारी फिर मुख्य कहानी शुरू होती है, जो आपको नोट करनी है। इस सिराजुद्दौला आप समझ गए होंगे अंग्रेजों से इतनी नफरत क्यों करता था। तो यहां पर याद रख लेना, इसने कहा ठीक है तुम अंग्रेज इस शौकतगंज से बात करते हो ना, पहले इस शौकतगंज को निपटाते हैं। तो यहां पे याद रख लेना 1756 में मनिहारी के युद्ध में, मनिहारी के युद्ध में, मनिहारी के युद्ध में शौकतगंज मारा गया, शौकतगंज मारा गया, शौकतगंज मारा गया। शौकतगंज, शौकतगंज, शौकतगंज किल्ड इन, शौकतगंज किल्ड इन मनिहारीज वॉर, मनिहारीज वॉर इन 1756। पहले इसको निपटाया और उसके बाद में क्या किया? अंग्रेजों का जो अड्डा हुआ करता था, आप सबको पता होना चाहिए, कपड़े का व्यापार होता था बंगाल में, कासिम बाजार। तो इसने सबसे पहले सिराजुद्दौला ने अपनी सेना से कहा कि सारी सेनाएं कासिम बाजार की तरफ चलो। तो कहा टारगेट क्या रखा गया? कासिम बाजार। और कासिम बाजार को टारगेट रखे तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 4 जून, 4 जून 1756 इसकी सेनाएं पहुंच गई कहां? कासिम बाजार, कासिम बाजार, कासिम बाजार। और वहां सेनाएं कुछ समय पर रुकी रहीं और 16 जून यहां पर इन्होंने किया कलकत्ता में जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी उन पर अटैक, कलकत्ता पर अटैक। कलकत्ता पर आक्रमण किस डेट को हुआ? 16 जून को। अब यहां पर जितनी भी कलकत्ता में फैक्ट्री थी या हेडक्वार्टर्स थे अंग्रेजों के, उन सब का गवर्नर हुआ करता था अंग्रेज अधिकारी ड्रैक। ड्रैक, ड्रैक ने बोला सबको भैया भाग चलो यहां से, सिराजुद्दौला पागल हो चुका है। तो सारे के सारे कहां भाग जाते थे जब अंग्रेजों को जरूरत होती थी? बंगाल में फुल्टा द्वीप। कौन सा आइलैंड पर चले जाते थे? लिखिए एक बार, फुल्टा। तो ये सारे अपने लोगों को लेकर के फुल्टा द्वीप पर भाग गया। और यहां पर जब कलकत्ता पर आपका पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया सिराजुद्दौला ने, तो उस कलकत्ता का नाम बदल के उसने अली नगर रखा। क्या रखा?
कलकत्ता पर जब अटैक किया तो यहां पर उसने क्या किया, याद रख लेना, 20 जून को अधिकार किया। 20 जून को, इस डेट को हम इधर लिख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हो। 20 जून को, 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता अंग्रेजों से छीन लिया। अंग्रेजों से छीन लिया, लिख लें, सिराज कैप्चर्ड द कलकत्ता, सिराज कैप्चर्ड द कैलकटा इन 1756। डेट आप सबको पता ही होगी, ठीक है। और कलकत्ता का नाम अलीनगर, तो पूछेगा बंगाल के किस नवाब ने कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर कर दिया? कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया। एंड द चेंज्ड द नेम ऑफ कलकत्ता फ्रॉम, या बोलो चेंज्ड द नेम फ्रॉम कलकत्ता टू अलीनगर। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अभी मुझे बताएं आप एक बार कि जो सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नफरत रखता था, क्या उसने अंग्रेजों से जब संघर्ष किया तो अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी या अंग्रेज भागने को विवश हो गए? इसी डेट के बारे में एक कहानी आती है, जब इसने कलकत्ता में देखा। अब उसके दो पक्ष हैं। 20 जून 1756, तो उस कहानी को दरअसल में लिखा तो हॉलवेल ने, और बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि वो एक झूठी कहानी है। तो यहाँ पर आपको नोट करना होगा, 20 जून 1756 को ब्लैक हॉल ट्रेजेडी हुई। ब्लैक हॉल ट्रेजेडी हुई, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, सॉरी, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी। देखो ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, इसको समझिए। इसके बारे में सिराजुद्दौला पर अंग्रेज जो लेखक थे उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। जैसे हॉलवेल का वर्णन जो है, हॉलवेल ने लिखा कि जब सारे के सारे अंग्रेजों को ड्रैक ने ये कहा कि वो सब फुल्टा द्वीप पर भाग जाएं, लेकिन उसके बाद में किलों में कुछ जो अंग्रेज बचे रह गए, जिनकी संख्या 146 थी, उन सभी को सिराजुद्दौला ने 18/14 की एक बंद कमरे में, 18/14 इसकी लेंथ और ब्रेथ कही जाती है, एक रूम था, 18/14 का एक रूम था, और इस रूम के बारे में कहा जाता है इसमें 146 लोगों को बंद कर दिया, पहली बात। और रात भर इन लोगों को, ठूसे हुए लोगों को जब बंद रहने दिया, सुबह जब गेट खोला तो सुबह सिर्फ इसमें से 23 लोग जिंदा थे। सुबह 23 लोग जिंदा थे, 23 लोग, सिर्फ 23 लोग जिंदा थे। तो कितने लोग मर गए? यानी 123 लोग मर गए। तो बाद में बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा गया है, एक आपका बंगाल का गवर्नर रहा था हॉलवेल, उसने एक किताब लिखी, क्योंकि इन 146 लोगों में हॉलवेल भी था, वो ये वर्णन करता है। लेकिन अब जब लोगों ने इसको, आधुनिक इतिहासकारों ने देखा, तो उन्होंने ये कहा, इतने बड़े साइज के कमरे में जो 18 फीट लंबा हो और 14 फीट, ये फीट में है डायमेंशंस जो, तो उसने कहा कि इतने बड़े कमरे में इतने सारे लोगों का गणित के किसी भी तरीके से बंद होना संभव नहीं है। दूसरा, हॉलवेल ने ये कहा था, इन लोगों को जो बंद करने के आदेश दिए, तो इन सब लोगों ने यहाँ पर, ये लोग ट्रैक की बात सुन करके भागे इसलिए नहीं थे क्योंकि इन सब ने शराब पी रखी थी। और इनके सामने जब सिराजुद्दौला आया तो सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई इनके साथ में क्या किया जाए, तो कहता कि खुद शराबियों ने आदेश किया कि हमको कमरे की तरफ बंद कर दो, कमरे की तरफ आदेश करके बोले हमें तो इस कमरे में बंद कर दो। तो कहते सिराजुद्दौला ने इस बात के लिए बंद कर दिया कि लोगों ने इस बात को कहा है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? उसका कारण हुआ क्योंकि इसके बाद में, अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, एक अलीनगर की संधि हुई 1757 में। तो अंग्रेजों ने कभी भी जब संधि की या ट्रीटी साइन हुई अंग्रेजों के साथ में,
तो अंग्रेजों ने हमेशा हर्जाना मांगा अपनी हर एक चीज का। अलीनगर की संधि में पक्का इसका हर्जाना भी वो लोग मांगते। आप क्या कहते हैं, हाँ या ना? जब अलीनगर की ट्रीटी में अंग्रेज विजयी हुए, अंग्रेज अगर कोई ट्रीटी साइन कर रहे हैं तो अपने 146 लोगों को जिनको सिराजुद्दौला ने मांग दिया, उनके बदले में कुछ डिमांड रखते या नहीं रखते? आप कहेंगे बिल्कुल वो रखते थे, हमेशा रखते थे। लेकिन ऐसी कोई डिमांड नहीं आई। ये ब्लैक होल ट्रेजेडी की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर पूछे कहां पर हुई है, बताओ? ब्लैक होल ट्रेजेडी ये भैया कलकत्ता में, कलकत्ता में। बात क्लियर है? ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद में? अंग्रेजों को तो खबर मिली कि भैया सिराजुद्दौला ने हार दिया। यही खबर पहुंचती है आपकी कहां पर? जहां पर आप सब लोगों को पता होना चाहिए, तीसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा है, यानी मद्रास। और मद्रास में एक क्लर्क से एक कमांडर की तरह कौन बन करके उभरा था इस समय पर? क्लाइव। तो उस समय इनके पास एक जल सेना थी अंग्रेजों के पास में, जिसका अधिकारी हुआ करता था वॉटसन। और जो अंग्रेज उस समय पे कमांडर था, आपको याद होगा मैंने कहा था सैंडर्स ने उसको कमांडर बनाया कि भैया तुम ही संभालो। अब तो उसने अरकाट पर घेरा डाला, तो क्लाइव की कमांडर से जो कमांडिंग थी उसमें उस घेरे को डाला गया। तो ये सूचना पहुंचती है मद्रास की भाई बंगाल में तो अंग्रेजों की हालत खराब कर दी है सिराजुद्दौला ने, तो मद्रास से सेनाएं चल दी। कुछ समय बाद जैसी खबर पहुंची तो उधर वो लड़ ही रहे थे, लेकिन कुछ सेनाएं उसने क्लाइव के नेतृत्व में इधर भेजी और वॉटसन के नेतृत्व में। तो ये लोग इधर आए दिसंबर में, इस साल के एंड में, वहां से कर्नाटक से वहां की चीजों को थोड़ा सा हैंडल करके। और जैसे ही ये आए तो फिर यहाँ पर जनवरी में एक आपका अटैक हुआ उन्होंने, और 2 जनवरी को अंग्रेजों की सेनाओं ने अगले वर्ष 1757 में पूरे कलकत्ता को कैप्चर कर लिया। इस डेट में जरा लिखिए डेट, 2 जनवरी 1757 को मद्रास से पहुंची अंग्रेज सेनाओं ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। और सिराजुद्दौला तो इस समय मजबूर हो गया। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई, वो हमको लिखनी है, लिखेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे? एक डेट हम लिख सकते हैं। क्या डेट मैंने आपको बताई? 2 जनवरी 2 जनवरी 1757 को अंग्रेजों और सिराज के मध्य मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों की जीत हुई। देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराज। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराज, इतना लिख लीजिए। आफ्टर दैट द कंक्लूजन वाज देयर वाज ए डिफीट ऑफ सिराजुद्दौलाज आर्मी। सिराजुद्दौला की सेना की जिस पराजय हुई, तो सिराजुद्दौला घुटने पर आ गया। और सिराजुद्दौला ने यहाँ पर क्या किया, याद रख लेना, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हस्ताक्षरित हुई। अलीनगर किसका नाम बदला गया था, किस शहर का? यहाँ पे लिख लेना, अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि हुई। साइंस ए ट्रीटी ऑफ अलीनगर ऑन 9th of February 1757। देखो इसमें क्या था आपका, एक तो अब तक अंग्रेजों को जितना भी नुकसान हुआ उस सब का कंपनसेशन तुमको देना पड़ेगा। इसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। इस संधि में क्या चीजें हुई कि एक तो सिराजुद्दौला जो देगा, अब तक का जो संघर्ष हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति देगा, कंपनसेशन देगा, जो भी अंग्रेजों को नुकसान हुआ उसका पैसा देगा। सिराजुद्दौला ने कह दिया ठीक है। साथ में दूसरी बात की गई कि भाई तुम जो हम पर रोक लगा रहे थे, कोर्टयार्ड्स पर, हमारे किलेबंदी पर जो रोक थी, वो अब हम कर सकते हैं। अब अंग्रेज बंगाल में अपने सिक्के भी ढालेंगे, अपनी खुद की करेंसी भी चलाएंगे, सिक्के भी ढालेंगे। तो अलीनगर की संधि हुई यहाँ पर। अच्छा, कभी आपने कॉइन्स के ऊपर स्टडी किया है? मैंने एक बार और कहा था आपसे शायद पॉलिटी की क्लास में, अगर आपको ध्यान हो तो,
कि भारत में जो मुद्रा लाई गई, करेंसी लाई गई, उसके पीछे क्या उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का? या कुछ लोगों ने, मैंने आपसे कई महीने पहले बोला था, 3-4 महीने पहले कुछ टास्क दिए थे मैंने आपको कि आपको इनको जानना होगा। ओके, तो ये सारी चीजें हुई। अब देखो, बहुत ज्यादा प्रेशराइज अंग्रेजों ने नहीं किया यहाँ पर सिराजुद्दौला को। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ, अंग्रेज इस समय पर साउथ में कहाँ पर बिजी हैं? क्योंकि उनको वापस भी जाना था। वापस जाना था कहाँ के लिए? आपका कर्नाटिक वॉर के लिए। तो उनको डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि यार सिराजुद्दौला के पास एक आर्मी है और हम सिराजुद्दौला को ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, अगर उसका ज़्यादा दमन हमने किया तो कहीं ये सिराजुद्दौला खुले तौर पर फ्रांसीसियों के साथ ना चला जाए। तो उसके लिए उन्होंने स्पेस रखा कि भाई इतना दमन भी ना हो। प्लस में सिराजुद्दौला भी इस संधि में, आपका बहुत बड़ा वॉर नहीं हुआ था यहाँ पर, सिराजुद्दौला भी इस संधि के लिए क्यों तैयार हो गया था? क्योंकि ये वो समय है जब उत्तर भारत में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हो रहे थे। भाई जैसे 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो वो आपका अहमद शाह अब्दाली का 8वां अभियान था। उससे पहले 7 बार वो भारत आया था। तो अहमद शाह अब्दाली उत्तर में आक्रमण करता रहता था, मुगलों पर भी खतरा रहता था, बंगाल बिहार पर भी खतरा रहता था, तो कहीं अहमद शाह अब्दाली इस इलाके में ना आ जाए। तो उसका ध्यान भी उस समय उस पर था, तो उन्होंने एक छोटी सी ट्रीटी साइन कर ली कि ठीक है, हम अभी आपस में संधि कर लेते। ओके, तो ये अलीनगर की संधि हुई, इस बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ध्यान हो कि फ्रांसीसियों से चंद्रनगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया था 1757 में। तो 1757 में जब फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीना गया, तो फ्रांसीसियों की थोड़ी सी मदद कर दी आपका सिराजुद्दौला ने। मतलब खुले तौर पर नहीं की, जो अंग्रेजों को भय था कि वो कहीं खुले तौर पर मदद ना कर दे, वो नहीं की उसने, लेकिन थोड़े से कहते हैं थोड़े बहुत सैनिक उसने भेजे। अब अंग्रेजों को यही मौका मिल गया कि तुमने तो इस ट्रीटी को ब्रीच कर दिया है, यानी कि तुमने इस संधि का उल्लंघन कर दिया है, और सिराजुद्दौला के खिलाफ उन्होंने एक युद्ध की घोषणा कर दी, जिस युद्ध को हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। तो एक बार थम्सअप करके मुझे ये बताएं कि क्या प्लासी के युद्ध की जो बैक एंड की जर्नी है, कि क्यों हालात बने प्लासी की संधि के, प्लासी के युद्ध के, तो वो सब आप सब लोगों को क्लियर है, बताएं। तो क्या आरोप लगाया सिराजुद्दौला पर कि भाई तुम फ्रांसीसियों की मदद कर रहे हो, और फ्रांसीसियों की मदद कर रहे हो, इसी आधार पर अब एक युद्ध होगा। क्या होगा? जिसको हम बोलेंगे आपका प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। मेरा आपसे प्रश्न है, प्लासी किस राज्य में स्थित है? प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, ये हुआ था भाई साहब आपका 23 जून 1757 को। प्लासी पड़ता है आपका बंगाल में, और बंगाल में नदी बहती है भागीरथी, यानी कि हुगली। भागीरथी हुगली के किनारे, इस नदी के किनारे। सीजीएल मेंस में पूछा गया, 2022 प्रीलिम्स दोनों में पूछा, प्रीलिम्स। भागीरथी हुगली नदी के किनारे, और आपका कहाँ पर स्थित था ये? बंगाल में। बंगाल में युद्ध हुआ, और इसी युद्ध को हम मानते हैं भारत में अंग्रेजी शासन की, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत कौन से बैटल को माना जाता है? शुरुआत है स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटिश रूल, स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय विच बैटल? आप कहेंगे बाय विच बैटल, तो आप कहेंगे प्लासी के बैटल की वजह से अंग्रेजों को अपने पैर जमाने के लिए एक रास्ता मिला। कौन कौन से दो लोग हैं इसमें? तो एक तरफ मैंने बताया आपको, एक तरफ तो है इसमें सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला की सेनाएं, उस पर आरोप लगा ही दिया है कि भाई तुम तो फ्रांसीसियों के साथ हो। सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि इधर जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका कमांडर कौन था? कौन बता सकता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आप कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वह था आपका क्लाइव। क्लाइव की वजह से अंग्रेजी शासन कामयाब हुआ है। लीडरशिप किसकी थी? क्लाइव की। और
3,000 की सेना थी इनकी, कुल 3,000 की सेना। सिराजुद्दौला की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन लोग थे? नेतृत्व करने वाले कौन लोग थे? सिराज की तरफ से जो लीडरशिप थी वो थी, एक तो खुद सिराज था युद्ध के मैदान में, सिराजुद्दौला। एक इसके नाना का जो जीजा था, क्या नाम है उसका? मीर जाफर, मीर जाफर। और तीसरा व्यक्ति जो यहाँ पर था, सेनापति राय दुर्लभ। इन सब के पास थी आपका जो सेना थी वो थी 50 के, 50,000 की सेना, 50,000 की। अब 50,000 की सेना को 3,000 की सेना तो हरा नहीं सकती। क्लाइव बहुत मतलब कूटनीतिक व्यक्ति था, तो क्लाइव ने क्या बोला कि ठीक है, इसके लिए पहले देखो जब हम कल सिराजुद्दौला से लड़ेंगे तो कौन कौन सी दिक्कतें होंगी। उन्होंने कहा भैया सबको बताया गया, ग्राउंड मैप बताया गया, उसको समझना थोड़ा बारीक। तो उन्होंने कहा कि भाई ग्राउंड मैप क्या है? तो ग्राउंड मैप ये था कि सिराज के विद्रोही बने हुए थे इस समय पर हिंदू। सिराज के विद्रोही कौन बने हुए थे? वो हिंदू बने हुए थे। क्यों जी? क्योंकि मैंने कहा जो सेठ वर्ग था वो नाराज था इनसे, और अंग्रेजों ने क्या चाल चली थी कि अपने दस्तक का फायदा किसको उठाने देते थे? भारतीयों को, अपने दस्तक को बेच देते थे इंडियन जो साथी आपका बिजनेसमैन थे। अब उन भारतीयों को जब फायदा होता था तो सिराजुद्दौला ने उन पे जो है आपका रोक लगाई कि भाई इस तरह के दस्तक का दुरुपयोग ना हो। तो उससे क्या हुआ, भारतीय व्यापारी वर्ग या सेठ वर्ग जो है वो सिराजुद्दौला खिलाफ हुए। स्थिति एक तो ये थी। दूसरी स्थिति क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी इसके खिलाफ है, ये तो सब जानते हैं। जो ये मीर जाफर नाम लिखा हुआ, मीर जाफर, मीर जाफर, ये अलीवर्दी खान का जीजा था। और अलीवर्दी के समय पर इस पर पोस्ट हुआ करती थी आपका मीर बख्शी, यानी कि सुप्रीम कमांडर, आर्मीज सुप्रीम कमांडर। जो सिराजुद्दौला की सेना है उसका सबसे बड़ा जो सेनापति है वो ये हुआ करता था, लेकिन इससे मीर बख्शी का पद छीन लिया गया। और मीर बख्शी का पद जब इससे छीन लिया गया तो ये इस बात से भी लेकर के खिलाफत था। और तीसरा, इसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत लालची व्यक्ति था। ये खुद भी सोचता था कि मैं बंगाल का नवाब मैं क्यों नहीं हो सकता। और इन्हीं घटनाओं का फायदा उठाया क्लाइव ने। क्लाइव ने क्या किया? क्लाइव ने मीर जाफर से बातचीत की। उन्होंने कहा भैया चलो ठीक है, तुम एक बात बताओ चाचा, तुम बंगाल का नवाब बनना चाहते हो? ने कहा ऑफ कोर्स हम बनना चाहते हैं, कौन नहीं बनना चाहेगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम बंगाल का नवाब बनना चाहते हो तो कुछ शर्तें हैं वो माननी पड़ेंगी। बोला हम क्यों मानेंगे ये तुम्हारी शर्त? बोले तुम्हें बंगाल का नवाब बनाएंगे। हाँ तो मान लेंगे। बंगाल के नवाब बनने के लिए कोई भी शर्त है वो मंजूर है। तो उन्होंने क्या किया उससे कहा, एक तो उन्होंने कहा भैया अगर हम तुमको बंगाल का नवाब बना दें तो तुम 1 करोड़ रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को दोगे। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को दोगे। बोला मंजूर है, थोड़े बहुत और फालतू चाहिए तो वो भी दे देंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जितने भी यहाँ पर यूरोपीय व्यापारी काम कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, उन लोग जो हैं 50 लाख जो बाकी यूरोपीय व्यक्ति हैं, काउंसिल वगैरह के लोग हैं, उन सबको दोगे। बोला ठीक है मंजूर। अच्छा, जो भारतीय व्यापारी नाराज हैं अभी तक वो हमारे साथी हैं, 20 लाख हिंदू व्यापारियों को दोगे, यानी कि भारतीय व्यापारियों को दोगे, भारतीय व्यापारियों को। मैंने कहा ठीक है ये भी मंजूर है, और बताओ। बोले और बताओ नहीं, ये साथ तुम्हारा दबी देंगे जब तुम्हें मंजूर होगा, और साथ में अभी हम सिराजुद्दौला से लड़ेंगे तो युद्ध का भी एक खर्चा होगा। बोला ठीक है ये भी मंजूर है। तो उसने सब कुछ मंजूर कर लिया। और इस मीर जाफर और क्लाइव, इन दोनों की बातचीत करवाने वाला था सेठ अमीचंद। कौन है बिचौलिया? सेठ अमीचंद। अब सेठ अमीचंद ने बातें तो शुरू करवा दी, उसको इतनी डील मंजूर हो गई। बिचौलिया कौन है? मीडिएटर था, मीडिएटर, बिचौलिया था इन बातों को कराने वाला सेठ अमीचंद। बोला हम करेंगे बात मीर जाफर से, हमारे दरबार में लोग हैं, हम पे कोई शक भी नहीं करेगा। सेठ अमीचंद। अब जब इनकी बातें फाइनल प्रोसीडिंग की तरफ बढ़ गई तो सेठ अमीचंद ने देखो क्या किया। उसने बोला कि भैया देखो बात ऐसी है, तुम्हारी कुछ भी डील साइन हुई हो ना हुई हो, अब सारी बातें हमको पता है। हम अभी जा रहे हैं सिराजुद्दौला के पास में, और सिराजुद्दौला को जाकर के मैं सारी बात बताऊंगा। उसे पकड़ लिया एकदम से, उसकी धोती पकड़ ली। सर भाई तू क्या करता है यार, कमाल, कहाँ जा रहा है? बोला नहीं सारी बातें मेरे साथ। बोले तूने ही तो करवाई है। तो बोला उस बात से क्या मतलब है, मैं भी सिराजुद्दौला को बताऊंगा जाकर के ये बात, तुम्हारा देखो फिर क्या हाल करता है वो।
उन्होंने कहा भाई फिर तू मीटिंग ही क्यों करवा रहा था हमारी, हमारा बिचौलिया क्यों बना। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा बिचौलिया इसलिए बना कि तुम ऐसी बातें करो और बाद में मैं तुम्हारे ऊपर एक शर्त थोपूं कि जब तुम ये युद्ध जीत जाओगे, जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाएगा, तो जितना भी नवाब के पास में पैसा उसके अंदर मिलेगा वहां पर जाकर के उसके आवास पर, उसका 50% तुम मुझे दोगे और साथ में अलग से 30 लाख रुपए की एक गारंटी चाहिए मीर जाफर की तरफ से। उनका तो दिमाग एकदम से, यार ये क्या आदमी है, चालाकियां कर रहा है। तो फिर क्लाइव ने थोड़ा सोचा, क्लाइव चालाक आदमी है, क्लाइव ने सोचा थोड़ा सा यार चलो एक काम करते, तो क्लाइव ने 2 पेपर बनवा लिए, एक सफेद कागज जिस पर संधि ये लिख ली 30 लाख प्लस 50% वाली सही तरीके से ये मांग रहा है, और एक झूठा भी उसका तैयार करवा लिया लाल कागज पर जिस पर फर्जी साइन कर दिया, और बाद में इसको अमीचंद को कुछ नहीं दिया उन्होंने, फर्जी कागज दिखा दिया उसको बाद में, देखो ये वाला, इस पर तो कहीं साइन ही नहीं है, एक पे साइन करा ली एक पे नहीं कराई। तो ये हाल हुआ। तो कहने का मतलब है जब ये युद्ध हुआ तो ये जो मीर जाफर था ये तो बिक चुका था, तो इसीलिए मीर जाफर को बोलते क्लाइव का गीदड़। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो 50,000 की सेना थी और ये राय दुर्लभ, ये दोनों बिक गए, दोनों के दोनों ने सेनाएं अपनी लगभग ये 20-20 हजार की सेना, 25-25 हजार की सेना को लीड कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला को पता चल गया बीच युद्ध में ही, भैया जो तेरे साथी है ना वो तेरे साथ नहीं है। तो सिराजुद्दौला बीच युद्ध में से भाग गया यहाँ से, इसमें कुछ नहीं हुआ था, इधर से लगभग 40-50 लोग मरे थे और उधर से आपका 100-150 लोग मरे थे, कोई युद्ध ही नहीं है बस तरह का, इतनी बड़ी सेना जा रही थी। सिराजुद्दौला जब भाग गया तो उसके पीछे भागा मीर जाफर का बेटा जिसका नाम है मीरन, और उसने सिराजुद्दौला को ढूंढा और सिराजुद्दौला की गर्दन काट दी। तो मैं फाइनल रिजल्ट आपसे पूछूं, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई, जीत हुई, हाँ या ना, किसके नेतृत्व में। और जो बंगाल का नवाब इनके खिलाफ था सिराजुद्दौला, उसको मार दिया गया, और इन्होंने जो प्रॉमिस किया था मीर जाफर से उसको बंगाल का नवाब बनाया। तो अब मुझे बताइए बंगाल को आपका इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी। इसके बाद में क्या था, मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। मुझे बताओ कौन से नंबर का नवाब बना है, ये तुम देखते रहना। मीर जाफर को इन लोगों ने 1757 में सिराजुद्दौला के बाद में गद्दी पर बिठाया और 1760 तक। सिराजुद्दौला ने इसने बहुत सारे, जो मीर जाफर की अगर हम बात करें, इसने बहुत सारे प्रॉमिस कर रखे थे। स्थिति ये आ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बिठाया, ये उनका पपेट है, कठपुतली है। स्थिति ये थी कि इसको अपने बर्तन तक बेचने पड़े ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देने में। इसके सिर में दर्द रहने लगा। अंग्रेजों को इसने एक बार 72 लाख रुपए दिए, एक बार 16 लाख दिए, एक बार 15,99,000 रुपए दिए, यानी कि 16 लाख दिए। तो 72 प्लस 16 प्लस 16, तो कितने हो गए टोटल बता, 1 करोड़ से प्लस पैसा हो गया। नहीं, 72 और 16 कितने हो गए, 88, 88 और 16 आपका 1 करोड़ 4 लाख। 1 करोड़ देने थे से ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन इसके बाद भी हिसाब बना करके कहा ईस्ट इंडिया कंपनी में, क्लाइव ने कहा कि भैया अभी 25 लाख रुपए और बकाया है, 25 लाख और देने हैं। और बेचारे ने बहुत कुछ बेच दिया, तो इतना स्थिति इसकी खराब हो गई कि इसके पास अब देने को कुछ नहीं बचा। और साथ में अंग्रेजों ने एक काम और कर दिया था इसका, इसके आसपास 6,000 की अंग्रेजों की सेना और स्थापित कर दी थी। 6,000 उनकी, ऐसे समझो, निगरानी में रहता था। तो हमेशा ये सोचता रहता था कि मैं कैसे छुटकारा पाऊं। और साथ में अंग्रेजों ने भी देख लिया कि भाई ये जो मीर जाफर है हमसे छुटकारा पाना चाहता है, और ये एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। मतलब अंग्रेजों की भूल हुई इसको गद्दी पर बैठाना, जैसे उन्होंने सोचा कि भाई हमारे यहाँ ये हमारे लिए काम करेगा, इसने एकदम से काम करना जो है वो बंद कर दिया। अब उन्होंने सोचा यार फिर कैसे करें, तो उन्होंने क्या किया, एक नए व्यक्ति को ढूंढा। क्योंकि ये वो स्थिति है, मैं आपको बताऊंगा जब हम बंगाल के नवाब आपको पढ़ाएंगे, कि क्लाइव भारत से वापस चला गया था कुछ समय के लिए। तो क्लाइव जैसे ही वापस गया उसी समय पर विद्रोह किया करने का सोचा था आपका मीर जाफर ने। ठीक है, तो यहाँ पर याद रख लेना। इसके बाद में जो आया था वो आया था मीर कासिम। मीर कासिम ये मीर जाफर का दामाद था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और क्या बोलेंगे कौन है, मीर जाफर का दामाद, मीर जाफर का दामाद, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर ऑफ
मीर जाफर, मीर जाफर। अच्छा, इन्होंने यही बात इससे भी की। जैसे इन्होंने मीर जाफर को बहकाया था, ऐसी इन्हीं शर्तों पर इन्होंने मीर कासिम को बिठाया। लेकिन मीर कासिम आदमी अलग है। उन्होंने मीर कासिम से भी यही प्रॉमिस किया कि भैया तुम बंगाल का नवाब बनना चाहते हो क्या? तो उसने कहा, मीर कासिम ने, हाँ जी मैं बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है ये वो समय है जब कर्नाटक का युद्ध चल रहा है, और फ्रांसीसी हमारे लिए सप्तवर्षीय युद्ध में जो है वो एक परेशानी का कारण बने हुए हैं। तो वहां पर युद्ध का खर्चा तुम देने के लिए तैयार हो क्या? जो ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही है साउथ में कर्नाटक में फ्रांसीसियों से। उन्होंने कहा ठीक है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भविष्य में दे देंगे। इसको इसने बोला किससे, आपका क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, अंग्रेजों और अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच की बात। मीर कासिम के बीच क्या क्या बातें। क्लाइव इस समय चला गया, बोलो हाँ भैया इस बात को ध्यान रखेंगे, वो समय जो क्लाइव वापस चला गया। बीच क्या वार्तालाप हुआ, कम्युनिकेशन बिटवीन मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें पहली चीज तो ये हुई कि भैया तुम जो है ना 50,000 रुपये दोगे। एक ब्रिटिश अधिकारी था वेंसी टार्ट, वेंसी टार्ट, ठीक है, ये बंगाल का गवर्नर भी रहा था। दूसरा 50,000 क्या दोगे इसको, 50,000 पाउंड वेंसी टार्ट को दोगे। 27,000 जो पाउंड दोगे तुम, वो दोगे तुम हॉलवेल को। 27,000 पाउंड राशि किसको जाएगी, ये भी आपका बंगाल का गवर्नर रहेगा, हॉलवेल को। ये हम जब गवर्नर पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे। और इस समय पे काउंसिल में 4 सदस्य होते थे, तो साथ में कहा गया जो 25,000 पाउंड होंगे वो काउंसिल के बाकी 2 सदस्यों को। किसको, अन्य सदस्यों को भी, हम अन्य सदस्य ने कहा ठीक है दे देंगे। और उन्होंने कहा कि जो आपका मीर जाफर था, ये इस मीर जाफर पर 25 लाख रुपए बकाया रह गया था, हाँ या ना, क्या बोलेंगे? 25 लाख जो बकाया है वो भी तुम दोगे? इसने कहा हाँ देंगे। और एक मुख्य बात थी ही, कर्नाटक युद्ध का खर्चा दोगे। कर्नाटक युद्ध का, कर्नाटक युद्ध का जो भी वहां पे कर्नाटक में वॉर चल रहा है उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो तुम देने के लिए तैयार हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब जब इन सारे लोगों का एक समूह बन गया और किलाइव यहाँ पर था नहीं, तो ये थोड़े लालची लोग थे सारे, इन सब ने क्या कहा कि भाई एक काम करो, मीर जाफर को हटा दो। उन्होंने कहा चाचा मीर जाफर तुमको गद्दी पे किसने बिठाया? बोला अंग्रेजों ने बिठाया हमको गद्दी पे। हटाएंगे कौन तुमको गद्दी से? अंग्रेज हटा सकते हैं। वो बेचारा इतना परेशान हो चुका था। बोले तो तुमको हटा देते हैं, और अभी तुम उठो यहाँ से और तुम अभी रहोगे कलकत्ता में। तुमको देंगे सिर्फ 15,000 रुपये पेंशन मासिक, मंथली। क्या मिलेगी? बोलो भी फटाफट से, बोले भी फटाफट से, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल ठीक है सचिन, एकदम बढ़िया, एकदम सही तरीके से। तो कहाँ भेजा? 15,000 की पेंशन दे करके इस मीर जाफर को अयोग्य सिद्ध हुआ, और इसको क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया। हटा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और क्या दिया इसको? इसको दी 15,000 मासिक की पेंशन। ये पेंशन दे देते थे कि कोई सिरदर्द ना बने, चुपचाप रहता रहे आराम से। ओके, तो इसके बाद में आया मीर कासिम। मीर कासिम क्या था? मीर कासिम से जो ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें जो शर्त हैं, 1760 में जब इसको बनाया गया, 1760 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच मुंगेर की संधि हुई थी। इतनी बातें मैंने जो आपको बताई हैं कि मुंगेर की संधि 1760 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों के बीच मुंगेर की संधि, मुंगेर संधि हुई। There was a treaty between Mir Qasim and Angrez, which is called Munger Treaty, signed in 1760। क्या बोलेंगे? एक ट्रीटी हुई इन लोगों के बीच में, मुंगेर। मुंगेर कहाँ पर पड़ता है भैया बताएं? साइंड बिटवीन मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसको बैठा तो दिया इन्होंने। मीर कासिम तो चालू व्यक्ति है। मीर कासिम ने देखा
यार एक काम करते हैं, अंग्रेजों को पैसा भी देना, अब अंग्रेजों ने पैसा लेने का प्रॉमिस भी किया है, तो इसने सोचा कि भाई बंगाल की स्थिति जो भी कमजोर हुई है, यहाँ पर जो टैक्सेशन है उस टैक्सेशन को जो है सुधारते हैं। तो बहुत सारा जो टैक्स बहुत सारे लोग नहीं दे रहे थे, उस टैक्स के लिए इसने कड़ाई से उसको वसूल करना शुरू किया। अब क्योंकि अंग्रेजों का इसको सपोर्ट है, अंग्रेजों को पैसा भी चाहिए, तो उन्होंने भी इसको वसूलने दिया। दूसरी चीज, एक मैंने बताया था कि दस्तक का फायदा कौन उठाता था। दस्तक का फायदा, दस्तक को अंग्रेज हिंदू व्यापारियों को या भारतीय व्यापारियों को बेचने लग गए थे, तो आप कहेंगे हाँ जी बेचने लग गए थे, सेठ लोगों को, वो अपना व्यापार करते थे। उसी की वजह से उन लोगों ने क्या किया था, जितने भी सेठ लोग थे या जितने भी हिंदू व्यापारी थे उनको नवाब के खिलाफ कर दिया था। अब यहाँ पे कासिम ने सोचा कि यार ये दस्तक को बेचते हैं, भारतीयों को फिर ये टैक्स जो है बचाने में या छूट में मदद करते हैं, उससे भारतीय सोचते हैं कि नवाब कठोर है और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए अच्छी है। उसने टैक्स ही खत्म कर दिया। उसने कहा ये सबके लिए है, जो दस्तक है ये सबके लिए, टैक्स फ्री करते थे सबको। दस्तक छोड़िए, उसने बोला फिर अंत में टैक्स फ्री कर देते हैं, किसी को कोई टैक्स ही नहीं देना, आप अपना व्यापार करिए। तो उसने एक वर्ग को अपनी तरफ कर लिया। अब अंग्रेज समझ गए, अंग्रेज समझ गए कि तुमने गलत आदमी को गद्दी पर बिठा दिया है। उन्होंने कहा भैया वापस करो। जब क्लाइव आपका वापस आया तो उन्होंने क्या किया, आपका उससे पहले ही फिर मीर जाफर को बोले कम से कम पपेट है, लंबी चालाकियां तो नहीं कर रहा है। मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया। कलकत्ता में भेज रखा था ना इसको, नवाब बनाया। मेक मीर जाफर एज ए नवाब अगेन। और कब से कब तक के लिए बनाया मीर जाफर को, यहां पर बनाया 1763 से 65 तक। अब जैसे ही मीर कासिम को इन्होंने हटा दिया, तो अब कौन भड़क जाएगा, तो अब की बार मीर कासिम। भैया 10 तक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ये होता है। 10 तक मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया। तुम भी गिनती गिन लो, 100 10 तक क्या, तुम 20 तक गिन लो, गिनती 30 तक गिन लो। सोते रहा करो तुम अपने अपने घर में। जब हम वीडियो बनाते हैं तो बताते हैं आपको 4 4 6 6 बार, भैया अब क्लास शुरू होगी, स्टोरी लगाते हैं, यूट्यूब पे अलग अलग कहानियां बताते हैं, टेलीग्राम पे अलग से शेयर करते हैं। वो इतना क्यों शेयर किया जाता है, ताकि आप ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन आपको पढ़ना नहीं होता है, आपको तो ये है कि कुछ ना कुछ लिख देना है बस। जिस टाइम पे 10 तक बताया होगा तो उस टाइम पे, जब आपने अभी पिछली क्लासेस नहीं की हैं तो यहाँ की क्लास में क्या कर रहे हैं आप महोदय। आपसे तो सवाल ये बनना चाहिए हमारा, सुधर जाओ, अभी भी समय है। नहीं सुधरोगे तो मारे जाओगे। किसकी मौत मारे जाओगे ये तुम जानो। इसलिए मैं कह रहा हूँ सुधर जाओ, मेहनत करो, ध्यान से जानो। कोई चीज़ आती है ना आपके मस्तिष्क में, तो आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, मैं आपसे उम्मीद ये कर सकता हूँ आप उसको कहीं किनारे पे लिख लिया करो। इतनी देर में हालांकि मैं भी आपको बता सकता था, लेकिन मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर अनेक ढेरों प्रश्न अनेक बच्चों के हो सकते हैं, फिर हम उसी में उलझे रहेंगे। फारूक सियर ने 1717 में जो जारी किया वो 10 तक नाम दिया। ठीक है, तो बच्चा कभी भी कुछ चीज़ आए तो उसको नोट कर लिया करो कहीं किनारे पे, मैं इसके बारे में रिसर्च करूंगा और आप जान जाओगे, है ना। समझ गए। तो कौन नाराज हो गया भैया ये बताओ तुम, नाराज कौन हुआ है वो बताओ। तुम्हें नाराज नहीं होना है। एक बच्चे ने कहा है गधे की मौत। अरे नहीं यार, इतनी गंदी मौत, उसकी तो जिंदगी मौत रहती है बेचारे की। मौत मौत नहीं है उसकी, मौत तो मोक्ष है, उसकी मौत मुक्ति है, उसकी तो जिंदगी मौत है। पूरे जीवन भर देखो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसकी जिंदगी मौत है। और ऐसे समझिए तुम, जब हम कामयाब ना हुए, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी लगेगी तभी कामयाब होंगे, अगर आप कामयाब नहीं हुए या वो स्किल डेवलप आपने नहीं की, मान के चलो सरकारी नौकरी लगने के लिए आपको जितना बेहतर स्टूडेंट होना चाहिए उतना नहीं हुए आप, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पीछे रह गए, इसके अलावा अन्य कोई स्किल डेवलप करने की बात आई तो आप वो स्किल भी डेवलप नहीं कर पाए, सिर्फ आपने बातें बनाई, तो फिर वो जीवन डंकीज लाइफ हो जाएगा। वो जीवन ही मौत के समान हो जाता, संघर्ष के समान हो जाता। और उसमें बहुत सारे मोटिवेशनल कोच आएंगे आपके लिए, कहेंगे कुछ ज़िंदगी बहुत आसान है और
आप मुक्त होके जियो। ऐसा होता नहीं है जनरली। जब लाइफ में जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जैसे मान के चलिए आज शायद स्थितियां मेरे लिए बहुत आसान हो सकती हैं, ये कहने के लिए, आपके लिए शायद आसान नहीं होंगी, क्योंकि जिसको फेस करना पड़ता है जानता वही है। मैं अपने पिछले स्थितियों के हिसाब से इस बात के लिए एकदम से श्योर हूं कि जीवन बहुत कठिन हो जाए, क्योंकि उस कठिनता को, उस संघर्ष को हमने सिर्फ देखा नहीं है दूर से। क्योंकि अगर मान के चलो कोई टीचर आपसे कहने लगे, जो टीचर थे मान के चलो उनके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, या जो भी टीचर रहे हों जिनके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, या जिनके घर कोई ना कोई बिजनेस था या कोई ना कोई आय के या कमाई के साधन थे, अब वो टीचर तुमसे यही कह दें आकर के कि संघर्ष को हमने बहुत नज़दीक से देखा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बेईमानी है उस बात में। उन्होंने देखा ही नहीं, हकीकत है। मैं पर्सनली जानता हूँ सब लोगों को, पर्सनली। मुश्किल से 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रियल में उस संघर्ष को देखा है और महसूस किया, उस संघर्ष में वो पले बढ़े हैं। तो बाकी सब लोग फिर क्या कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जिस संघर्ष को उन्होंने देखा है और बहुत स्ट्रगल किया है, तो कुछ ना कुछ बेईमानी है, मैं कहूँ। आप में से जो लोग होंगे तो ये मत समझना कि भैया कहीं सरकारी नौकरी से तो चीज़ें उतनी आसान नहीं हो जाती हैं, बहुत आसान हो जाती हैं। आपके फादर का अगर जॉब है या कोई बिजनेस है छोटा मोटा, तो चीज़ें आसान हो जाती है। आपको पढ़ने के लिए या कपड़े आदि के लिए या बाकी इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। जिनके घर में वो चीज़ें नहीं होती हैं उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप में से जो साथी होंगे वो भली भांति मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि फिर 100 रुपये का भी संघर्ष होता है, फिर 500 रुपये का भी संघर्ष होता है, फिर 50 रुपये का, फिर घर में कोई अगर थोड़ा सा भी बीमार हो जाए तो वो सबके लिए उतना ही बीमार कर देने वाला क्षण होता है, हर एक के लिए। तो उसमें ये कह देना कि ज़िंदगी बहुत आसान होती है, हम उसको कठिन बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता। जिसके हिस्से में जैसी परिस्थितियाँ आएंगी वो उसको वैसे ही महसूस, समझे। तो इसको बोलते हैं जिंदगी जीते जी डंकी लाइफ हो जाना। ये मैं तुमको बताना चाह रहा था। अच्छा भैया, मीर कासिम नाराज हो गया, तो मीर कासिम ने कहा कि भैया हम अंग्रेजों से युद्ध करेंगे। तो एक युद्ध हुआ आपका 22 से 23 अक्टूबर, 22 से 23, 23 नहीं लिखा, 22 से 23, 22 से 23 अक्टूबर 1764। इसमें हुआ आपका बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी स्थिति पलट दी, अंग्रेजी राज की सारी स्थिति पलट दी। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। मुझे बताएं साथी, बक्सर किस आपका प्रदेश में स्थित है? तो बक्सर आप कहेंगे, बक्सर आपका बिहार में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार में है। और यहाँ पर गंगा नदी बहती है, गंगा किनारे है ये। पूछ लिया जाता है क्योंकि कई बार बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में आमने सामने कौन हुए? तो एक तो नाराज है मीर कासिम, तो मीर कासिम एक पक्ष हुआ इसमें, मीर कासिम। और वर्सेज कौन है आपका इसके खिलाफ में? कौन है इसके खिलाफ में? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर मैं आपसे पूछूं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पर नेतृत्व किया वो किस? ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया यहाँ पर हेक्टर मुनरो ने, हेक्टर मुनरो। ठीक है। अब मीर कासिम इस बात को जानता है, उसके पास उतने संसाधन नहीं है, उतना ज़्यादा पैसा उसके पास में है नहीं। तो मीर कासिम क्या करता है, ये उस समय देखता है कि यार कौन है आदमी है जो मेरा साथ दे सकते हैं। तो ये सबसे पहले गया, अवध का एक नवाब था सुजाउद्दौला, बोला भैया जी प्लीज रिक्वेस्टिंग टू यू, भाई दूर खड़े होकर बात कर, क्या बात है, तू वही है ना जिस अंग्रेज जिसके खिलाफ है? हाँ जी मैं वही हूँ भैया, अगर साथ लड़े तो मजा आ जाएगा। 11 लाख रुपए दूंगा मैं। बोला भिक मंगे, तेरे पास खुद है कुछ देने को? बोला भैया प्रॉमिस टू यू, 11 लाख रुपए हर महीने, आप एक बार जिता तो दो।
11 लाख रुपए सेना का खर्चा सब मैं दूंगा, मेरा वादा। अब आदमी बहुत ज़्यादा जब मान के चलो कॉन्फिडेंस दिखाएगा, अब कोई बच्चा मुझसे बोले ऐसे जाकर के भैया मैं कर जाऊंगा, आएगा ना विश्वास, आ गया विश्वास। तो मीर कासिम का पहला साथी बना इसमें कौन, इसके साथ में अवध से, अवध का नवाब। बहुत क्वेश्चन पूछाया था, अवध का नवाब क्या नाम था इसका, शुजा उद्दौला। शुजा उद्दौला बोला भैया एक काम और कर दो ना, तुमको तो देंगे ही हम 11 लाख रुपए, एक काम करो ना, वो जो आपका मुगल सम्राट है उससे भी बात कर लो ना, उसको बताओ ना ये अंग्रेज कैसे एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो भी हमारा साथ दे, वो भी हमारा साथ दे। बोला ठीक है बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुगल सम्राट कौन था इस समय पे बताओ, शाह आलम द्वितीय। मैंने कहा था ना आपसे, अकबर और औरंगजेब के बाद में सबसे लंबा शासनकाल वो शाह आलम द्वितीय ही का, शाह आलम द्वितीय का जो शासनकाल रहा, जो रूल पीरियड है उसका, वो है 1760 से 1806। हालांकि वो अंग्रेजों की कठपुतली रहा अपने अधिकांश समय में, लेकिन उसका शासनकाल सबसे लंबा है। इससे भी बात कर ली गई, बोले ठीक है भैया। और यहाँ युद्ध हुआ आपका, और इस युद्ध में क्या हुआ कि जो अंग्रेज सेना इतनी तीव्रता से लड़ी इसमें, अब ये लोग तलवार वलवार लेकर के लड़ रहे हैं, उनके पास बंदूकें हैं, उधर से घोड़ा आ रहा है, उधर से एक आपका बैठा हुआ है निशाना लगाए हुए, इश्कियाँ। जैसे ही घोड़े से एक आदमी गिरा बाकी भाग लिए, बोले ये क्या बवाल है, कुछ जादुई शक्ति कर रहे हैं क्या। मतलब उस समय तक बंदूकों का प्रयोग हालांकि आम हो चुका था, ये तो एक मजाक की बात है। तो भगदड़ मच गई जब उस सेना में, तो मीर कासिम सबसे पहले भाग गया। मीर कासिम देखो इस युद्ध में नहीं मरा है 1764 में, मीर कासिम की मौत भिखारियों की स्थिति में दिल्ली में हुई है 1777 में। तो कितने साल बाद, 13 साल बाद मरा और भाग गया। और रह गए, इसके पास तो कुछ है नहीं मीर कासिम के पास में, मीर कासिम के पास में कुछ है तो है नहीं, ठीक है। तो इसके बाद में वही वाली बात होगी ना, इन दोनों को जो मिलना था अब ये दोनों फंसा गया, ये दोनों रह गए, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों ने इनको बुलाया प्यार से, बेटा इधर आओ, बाबू यहाँ आओ, तुम्हारा क्या नाम है, मैं जी अवध का नवाब सुजाउद्दौला। तो तुम इसके साथ थे, मीर कासिम के साथ, तुम इसको बंगाल का नवाब बनवाते, और तुम उसके बदले में 11 लाख रुपए लेने की बात हुई तुम्हारी मंथली इससे। बोला जी मैं शर्मिंदा नहीं, बात हुई थी नहीं हुई थी, हाँ जी हुई थी। इसको बुलाओ दूसरे को, चपड़गंजू को, साहलम द्वितीय। हाँ जी भाई साहब, तुम क्या ड्रीम देख रहे थे, तुम ये सोच रहे थे तुम जो अकबर और औरंगजेब की तरह पूरे भारत को उस समय पर रूल करोगे। अभी चुपचाप खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कागज लेके आओ और पेन लेके आओ एक, इनकी हालत ठीक करते हैं इनको। अब इस समय पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मराठा, अगर मुझे मैं आपसे पूछूं इस समय पर आपका 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध हो चुका था, आपको पता मराठा इस समय पर क्या थे, आपका उत्तर भारत में कमजोर हो चुके थे, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मराठाओं को हरा दिया था। अब मराठा वापस से संघर्ष कर रहे थे अपने क्षेत्रों को पाने के लिए, तो उनकी जो जितने भी एक्शंस थे उस टाइम पे इंटेंस थे, बहुत कार्रवाई चल रही थी, दबाकर छापे लग रहे थे जिगे 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 जी। अब अंग्रेजों को इसको भी ध्यान में रखना था, तो अंग्रेजों ने इनके क्षेत्रों को पूरी तरह से लिया नहीं, क्योंकि अंग्रेज मान के चलो कि आपका साहलम द्वितीय से ले लेते दिल्ली को, आगरा को, तो दिल्ली और आगरा तक क्षेत्र हो जाता ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उस पर सीधे अटैक करते मुगल, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता, अंग्रेजों को। उन्होंने कहा ठीक नहीं नहीं नहीं, क्षेत्र नहीं लेंगे। अगर अवध के क्षेत्र को ले लेते तो भी उनकी जो सीमाएं थी वो मराठा के संपर्क में आती सीधे, और सीधे अटैक उनको झेलने पड़ते। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, तो उन्होंने क्या बोला, क्षेत्र इन्हीं को दिए रखे लेकिन उसमें कुछ चेंज किए। तो यहाँ पर इन दोनों को बुला करके दो ट्रीटी हुई जिनको बोलते हैं इलाहाबाद की संधियाँ। क्या बोलते हैं, इलाहाबाद की संधियाँ। अब मीर कासिम ने इनको फंसवा दिया। क्या हुई यहाँ पर, तो मुझे कभी भी पूछे, बक्सर का युद्ध जो है ये अंग्रेजी राज की स्थापना का युद्ध माना जाता है, वो शुरुआत का था, उससे शुरुआत हुई अंग्रेजी राज की स्थापना की वजह। इसके बाद में अंग्रेज जो है वो बहुत मजबूत हो गए, स्थापना की वजह माना जाता है बक्सर का युद्ध। इन दोनों को बुलाया, भैया तुम आ जाओ, तो यहां पर क्या बोलेंगे,
अब मीर कासिम तो भाग ही गया है। अब मीर कासिम भाग गया है तो ये छोटे सा एक पॉइंट और लिखना, मीर कासिम की जगह, तब और संधि समझ में आएगी। मीर कासिम की जगह जगह नज्म उद्दौला। नज्म उद्दौला ये मीर जाफर का दूसरा बेटा था। मीर जाफर था ना जो पहले क्लाइव का गीदड़, विश्वास पात्र थे वो तो अंग्रेजों के, तो ये उसका दूसरा बेटा है। नजमुद्दौला को नवाब बनाया। भैया चीजें क्लियर हो रही है ना? अगर आप धैर्य से सुनते होंगे तो बहुत मजा आता होगा, मुझे विश्वास है इस बात का। और ऐसे समझिए कि ये विश्वास मैं अपने ऊपर कर रहा हूँ कि हाँ आपको चीजें समझ में आती होंगी अगर आप धैर्य के साथ समझ, फुल माइंड से पढ़ते होंगे। तो नजमुद्दौला को बना नवाब बनाया। अब उन्होंने कहा कि भैया क्या करना है हमको, इलाहाबाद की दो संधियां हुई, लिख लेना उनको, आगे लिखेंगे। बक्सर के युद्ध की वजह से पूछ लेता है इलाहाबाद की संधियां। इलाहाबाद की संधियां, इलाहाबाद की। बोला तुम हेल्पर हो, हैं तुम मदद करोगे उनकी, आओ पहले तुम्हारा इलाज करते हैं। ट्रीटी ऑफ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कितनी संधि हुई? दो संधि हुई, दो संधि हुई। जो पहली संधि हुई वो हुई 12 अगस्त 1765 को। पहली संधि, पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 को, 1765 को। दूसरी संधि हुई वो हुई 16 अगस्त को। दूसरी संधि ये हुई आपका 16 अगस्त 1765 को। पहली जो संधि हुई थी ये हुई थी आपका किस किस के बीच में, क्लाइव और जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड के बीच। क्या शर्तें तय हुई? पहली शर्त तो ये हुई कि जो बंगाल है ना, बिहार है और उड़ीसा, अभी तक इनको क्या था यहाँ, फर्रुख शेर ने क्या दिया था, तो आप कहेंगे भैया फर्रुख शेर ने इनको दिया था यहाँ पर एक टैक्स फ्री बिजनेस 3000 रुपये में। लेकिन इसने क्या बोला, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी, दीवानी, दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा ट्रांसफर्ड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवानी अंग्रेजों को मिली या ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली, एक ही बात है। क्या बोलेंगे, दीवानी ऑफ, दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा ट्रांसफर्ड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दीवान का क्या काम होता था बताइए जरा, तो सारा जो भी पैसा लगान टैक्स वसूला जाता था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक समय पे दस्तन मांग रही थी मुगल सम्राट फर्रुख सियर से, उसकी कृपा पात्र थी, उसकी कृपा बनेगी तो हम व्यापार बन पाए कर पाएंगे, ऐसी स्थिति आ गई। उसी मुगल सम्राट को घुटनों पर ला करके वो से संधि साइन करा रहे हैं कि यहाँ अब जो है वो टैक्स हम वसूलेंगे, अब तुम यहाँ पर टैक्स नहीं वसूलोगे। तो उसने कहा ठीक है भैया। अब चूंकि इसको क्या चाहिए, बफर स्टेट भी बनाना था मराठाओं के खिलाफ, मैंने कहा एक सुरक्षित विद्रोही भी बनाना है, और साथ में इसको 26 लाख रुपए पेंशन भी दे, 26 लाख रुपए वार्षिक, 26 लाख रुपीज एनुअली पेंशन टू मुगल एम्परर, पेंशन मुगल सम्राट को दी। इस सब के बदले में मुगल सम्राट को दी, और मुगल सम्राट ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भैया। अब जो ये नजमुद्दौला इसको बिठा रखा है बीच में हर जगह, संधि साइन हो रही है कि देखो हम जो ताकतवर शक्तियां बनती है उनको ऐसे टिकाते हैं, ऐसे लेके आते हैं। पर दीवानी क्या होता है, बच्चों अभी बताया ना दीवानी, दीवानी का मतलब देखो, जैसे कि आपने प्राचीन समय में भी मैंने आपको बताया था, मुगल प्रशासन बताया, उस क्लास को एक बार देखना मध्यकालीन इतिहास में, कि जितना भी टैक्स वसूला जाएगा जो जमींदारों से किसानों से, वो सब अब ईस्ट इंडिया कंपनी वसूले। हम सब करें बात क्लियर, ठीक है? बोलेंगे जी, बात क्लियर है?
बहुत बढ़िया, लावण्या दुबे, बहुत कमाल। दूसरी संधि किसके साथ में हुई होगी, आप अब लॉजिक लगाइए। तो पहली एक तो होगी साहलम के साथ में, दूसरी संधि हुई आपका क्लाइव और शुजा उद्दौला के बीच में। क्लाइव और शुजा उद्दौला के बीच, शुजा उद्दौला के बीच में, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, इसमें पहली चीज हुई इसमें कि जो करा, यानी कि कड़ा, जिसको कोरा भी बोलते थे, कड़ा और इलाहाबाद के किले से छीन लिए गए। इलाहाबाद के किले क्या बोलेंगे, शाह आलम द्वितीय को दे दिए, इससे ले लिए गए, इसके अधीन थे। शाह आलम सेकंड को दे दिए, शाह आलम सेकंड को दे दिए। अगली चीज क्या थी, इससे मांगा गया 50 लाख रुपए, जो युद्ध का खर्चा हुआ तू देगा वो। इसने कहा भैया मैं युद्ध थोड़ी कर रहा था, मीर कासिम की वजह से आगे बहका आए तो सही, बहकावे में आ जाए, बोले भैया मैं तो ड्रीम 11 खेल रहा था, मुझे वो 1,40,000 रुपए कुछ उसने बताया, ड्रीम 11 कुछ और रमी सर्कल कह रहा था, 1,40,000 रुपए कुछ हार गया हूं मैं, और ये पैसे मुझे चाहिए। मैंने उसका मैसेज भी नहीं देखा है, तो बहकावे में आ गए तो मारे गए, अब क्या है भाई, ये क्या बोलते हैं, राइट डिसीजन क्या है, निर्णय पहले लेना है बाद में नहीं। जो पहले निर्णय ले लेंगे वो जीवन को संवार जाएंगे, जो निर्णय कुछ घटित होने के बाद में लेंगे तो उनके कुछ चांस नहीं है, संभाल भी पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, दोनों शर्तें हैं। बड़े कमाल की बात होती है, एक साथी ने तो बड़ा अच्छा मैसेज लिखा, मुझे दिल गदगद हो गया। अब आप ये समझिए जैसे कि मतलब आप मैसेज भेजते हैं, आप समझ जाओ कि ऐसे भी लोग होते होंगे जिन्हें मैं मैसेज भेजता हूँ, होंगे या कुछ लोग नहीं होंगे जिनको मैं मैसेज करता हूँ कि वो कुछ मुझे रिप्लाई करेंगे। अगर उनका रिप्लाई मुझे नहीं आया तो मुझे क्या मतलब, उनको ये लिख देना चाहिए कि भैया तुम तो जो है एरोगेंट हो। समय की बाध्यताएं होती हैं, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा व्यक्ति, अगर उससे कोई प्रेम से कुछ बोले और कुछ बात करना चाहे वो ना कर पाए, तो समय की बाध्यता होती है, हम उसका सम्मान करते हैं कि ठीक है हाँ सामने वाले व्यक्ति ने, कई कई बार तो ऐसा होता है हम किसी को मैसेज कर देते हैं किसी एक बात के लिए कि इस बारे में बात करनी है, 8-8 महीने बाद भी रिप्लाई आए हैं, 10-10 महीने बाद भी रिप्लाई आए हैं। एक भाई ने कितना कमाल का मैसेज लिखा, उसने लिखा कि मेरी सिस्टर की फीस जानी है और उसके इतने रुपए जाने हैं, और रुपए भी ठीक लिख रखे थे, वो मुझे दे दीजिए। और कुछ नहीं, मतलब कोई स्कूल का जिक्र नहीं, कुछ नहीं कि कहाँ सिस्टर पढ़ती है, कि भैया आप देखना उधर कुछ फीस वगैरह कम करवा पाओ तो, रेफरेंस कुछ निकाल पाओ तो, यही तो तरीका होता है। हेल्पिंग नेचर के लिए आप थोड़े से विनम्र रहोगे या नहीं, लिख करके फिर बोलता है बाद में, मतलब मैंने देखा भी नहीं है, और सेम डे के उसके मैसेज है, मैंने देखा मैसेज उसका लगभग 12 या 13 दिन बाद। तो फिर उसमें बोला कि तुमने ठीक है, तुम जो है क्या फ़ायदा तुम्हारे इतने इस नाम कमाने का, और इतना तुम्हारा ये जो कमाने का क्या फ़ायदा अगर तुम व्यक्तियों की हेल्प नहीं कर सकते, और ये जो है तुमसे मैं जो है भविष्य में देखना तुम्हारे परिवार की खुशियाँ छीन करके ये लूँगा मैं, और मैं एक दिन बहुत कामयाब हो जाऊंगा और एक दिन RWA के सम्मान समारोह में आऊँगा, और मैं आकर के वहाँ बताऊंगा सब लोगों को कि तुम कैसे हो, तुम लोगों की मदद नहीं करते हो। अब मैंने कहा भाई इन बातों को तो मैं बोल दूंगा, इसमें तो क्या दिक्कत है, तुम क्या बोलोगे कल, कल तुम बोलोगे किसी ने पब्लिश किया हमारे चैनल वाले ने नहीं किया, वो तो वीडियो को अपने पास रख लेंगे। आप सोचिए, मतलब कोई जब इस मैसेज को पढ़ेगा तो उसको क्या लगेगा कि हमने क्या वैल्यूज देनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन उसके बदले भी हम खुश कहाँ पर होते हैं पता है, उन सब शुभकामनाओं के लिए जो अच्छे माइंड सेट है, वो 99% अच्छे माइंड सेट है, कोई 1% में बाकी सब आ जाते हैं, 1% में। तो मैं उसे क्या बताता, मैंने कहा तुम, अब एक बच्चा ऐसे से है तो मैंने उसे लिखा भी,
मैंने कहा भाई आप मेरे स्टूडेंट हैं, लिख रहे हैं तो मैं इस तरह की तुम्हारी बातें इसलिए सुन भी रहा हूँ, बाकी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आप दुनिया में आपकी इस तरह से इस नेचर से कोई भी मदद नहीं करेगा। आपको मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए, कोई कोर्स चाहिए किस तरह का, अगर स्थितियाँ वैसी है तो मैं तो वो आपको दे सकता हूँ। एक टीचर से आप कैसे ही पैसे मांग सकते हो? और मतलब अगर मांगोगे भी तो इस तरह के नेचर से तो कोई पैसे नहीं देगा, कोई मदद नहीं करेगा दुनिया में। आपको अपना नेचर थोड़ा सा विनम्र करना चाहिए। उसने लिखा पता है क्या, उसको पढ़ के तब भी नहीं आया, उसने फिर लिखा कि समय बताएगा। मैंने कहा आप ठीक है भाई चलो समय बता देगा। समझ रहे हैं आप? तो मैं ये कहानी तुमको इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको घटनाओं के होने के पहले सोचना पड़ेगा। तो यही तो आपका नहीं सोच पाया सुजाउद्दौला, अब बाद में बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी से कि भैया गलती हो गई थी। अब इतने मैसेज आते भैया मैं यहाँ इतने पैसे हार गया। अरे तो हार गए तो तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें डिसीजन लेना था। तुम्हें माँ बाप की मेहनत उस दिन दिखी नहीं कि वो रोज मजदूरी करके कहाँ से पैसे ला रहे हैं? उनके कुछ सपने हैं कि तुम जीवन में कुछ बड़ा करोगे उनके सम्मान के लिए, और तुम चंद देर में कुछ घुमा करके लूडो खेल के तुम पैसा कमाना चाह रहे हो। तो गलती किसकी है? मेरी गलती है, बाकी टीचर्स की गलती है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास है, सभी टीचर्स के पास ऐसे में। एक सर थे हमारे, ऑफलाइन चलाते थे, बहुत अच्छा। अभी मेरी बात हुई 3-4 दिन पहले उनसे। उन्होंने कहा जी एक बच्चा मुझसे 50,000 रुपये ले गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेडिकल वेडिकल के सब दिखा करके, और मुझे ही ब्लॉक कर दिया अगले दिन। दुनिया कैसी होती जा रही है आप सोचिए। तो क्या बोलेंगे 50 लाख रुपए खर्चा। बस मैं आपसे इतनी उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे मत होना। वो शायद या तो स्टूडेंट्स अपनी वजह से दूर से हमसे जुड़ गए। आप कम से कम मेरी भावनाओं को समझना, और मैं आपसे ये चाहूंगा आप कभी ऐसे ना करें। आपको जीवन में ज़रूरतें हो सकती हैं। हमारी पहली प्राथमिक ज़रूरतें, हमारा परिवेश समाज इसीलिए बनाया गया है कि हम अपने समाज के द्वारा उनको प्राप्त करें। संबंधों से हमारे को बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन आप अपनी किसी गलत चीज़ के एक्शन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार मत ठहराना कभी भी। अगर आप मेहनत ना करें, आपको घंटे फ़ोन पे किसी से बात भी करनी थी, आपको खेलना भी था, आपको शादी विवाह सारे अटेंड करने थे, आपको सोशल साइट्स का जो अनयूजुअल इस्तेमाल भी करना था, और कल को आपका सिलेक्शन ना हो तो आप उसकी जिम्मेदारी किसी टीचर पर नहीं डाल सकते। आप बताएं मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? अब आपको अपना खुद को स्वीकार करना होगा कि ये फॉल्ट मुझसे हुआ है और मैं जीवन में आगे ये नहीं करूंगा किसी और सेक्टर में। आप किसी के भी बहकावे में आ रहे हो, सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है कि युवाओं को बहकाने के लिए। अब कोई बच्चा, उसकी भी गलती नहीं कह सकते। एक बच्चे को, हालांकि स्टूडेंट को विवेकी होना चाहिए, लेकिन जब वो फंसा रहता है तो उसको लगता है कि यार क्या ही जाता है कहीं 50 रुपये 100 रुपये लगाने पर। और उसको लगता है 100 रुपये में 250 आ गए तो फिर क्यों ना एकदम से कुछ बदल दिया जाए। तो उसको, हमारी सरकार को भी देखना चाहिए कि उसके पास ऐसे विकल्प मौजूद ही, उन पर सरकार रोकथाम क्यों नहीं लगाती है। कि बहुत सारे युवाओं को सुसाइड करना पड़ता है, या बहुत सारे युवाओं को, अगर मैं कहूँ कि बहुत हीन भावना का शिकार तो होना पड़ता ही है, कम ना हो। ठीक है। तो 50 लाख रुपए खर्चा देना होगा। मुझे एक बात बताइए, वापस आए टॉपिक पर, 50 लाख रुपए खर्चा किसको देगा? तो खर्चा किसको देगा 50 लाख रुपए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी। बात क्लियर है? बात समझ गए ना? इलाहाबाद की संधियां क्यों हुई? अब इन्होंने दूसरी चीज देखी। अब यहां पर दूसरी चीज क्या हुई? नजमुद्दौला को बंगाल क्या बना दिया गया? बंगाल का नवाब। नजमुद्दौला को इन्होंने पैसे दिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी आगे भविष्य में भी, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, याद रख लेना। निजामत के लिए, निजामत के लिए 53 लाख रुपए, 53 लाख रुपए कौन बनाए नया बताए? नज्म उद्दौला। नज्म उद्दौला को दिए। नज्म उद्दौला को दिए। नज्म उद्दौला को निजामत के लिए। अब निजामत क्या है ये समझना है। निजामत का मतलब होता है कानून का शासन, या कानून व्यवस्था लिख लीजिए।
कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ठीक है, कानून व्यवस्था बोलिए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक जुडिशियल सिस्टम, या फिर एक न्याय व्यवस्था कह सकते हैं। तो उससे क्या बोला कि भाई 53 लाख रुपए तुम लो नजमुद्दौला, हमने तुमको बंगाल का नवाब बनाया है, अब तुम यहां पर जितने भी कानूनी व्यवस्था है या न्याय है उस सबको तुम देखोगे। बात समझ गए क्या है निजाम? थम्स अप करके बताइए मुझे। तो क्या बोलेंगे? ट्रांसफर्ड 53 लाख रुपीज टू, या गिव 53 लाख रुपीज टू नजमुद्दौला फॉर, फॉर इसके लिए दिए गए भैया, फॉर लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस। उसने कहा ठीक है भैया हम देख लेंगे। और साथ में यहां पर शुरू हो गया क्या? बंगाल में द्वैध शासन। मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाते समय द्वैध शासन बताया था, थम्स अप करे कितने लोग जानते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट या डायरकी का मतलब? द्वैध शासन शुरू हो गया, शुरू हो गया, स्टार्टिंग ऑफ डायरकी, डायरकी इन बंगाल इन 1765। और ये जो डायरकी है, ये जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन क्या हो गया? अब देखो दो शक्तियां होगी जब किसी भी कार्य करने के लिए, दो शक्तियां होगी। अब मुझे बताओ, जो यहाँ पर आपका रेवेन्यू वसूल करने का काम या दीवानी का अधिकार तो किसके पास में? कंपनी के पास में है। और दूसरा फेस आप देखेंगे तो आपका जो कानून व्यवस्था बनाने का काम है, जो न्यायपालिका का काम है, वो किसका हो गया? तो दो शक्तियां हो गई रूल करने के लिए। तो दो शक्तियां हो गई तो इसी को बोलेंगे आपका द्वैध सरकार, ड्यूअल गवर्नमेंट, डायरकी, द्वैध शासन शुरू। ठीक है, तो बंगाल में द्वैध शासन शुरू हो गया, स्टार्टिंग ऑफ डायरकी इन बंगाल इन 1765। अब इसके बारे में तो मैं आपको आगे बताऊंगा, और ये चलता रहेगा कब तक? जब तक हेस्टिंग्स नहीं आ जाता है। हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स क्या करेगा? उसको द्वैध शासन को खत्म करेगा। वो हम आगे पढ़ेंगे जब बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। अभी लिखिए इसके बाद में, फिर जब आपका नजमुद्दौला नहीं रहा तो फिर सैफुद्दौला, 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 सैफुद्दौला बना था 1766 से लेकर के 1700, 9 वर्षों के लिए, 66 4 1775 तक। और सैफुद्दौला के बाद में बनाया गया मुबारक उद्दौला, मुबारक उद्दौला। ये बना था 1775 में, और यही है आपका अंतिम नवाब, लास्ट नवाब। बोलो पिक्चर क्लियर हुई? नवाबों का किस तरह से संघर्ष हुआ। ये तो कठपुतली नवाब थे, तो ये तो बस बनाए गए। तो दिक्कत, बात क्लियर है सारी? हम सब करके बता दें भैया, आंसर लिखने के लिए तैयार हैं? बताएंगे जी। देखो बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है पूरे टीचर कम्युनिटी की तरफ से, आप सब लोग, आप मतलब जो टीचर्स मेहनत करते हो ना, जैसे मान के चलो अभी इस नायक बैच को पढ़ा रहे हैं आपके साथ में, अभी आपसे नहीं कहा होगा ये खरीद लो वो खरीद लो, जब जरूरत होती है तो आपसे बोलते भी हैं। कल को कुछ आएगा लायक तो इसमें तो नहीं बोला होगा। इतने दिन में तुम कहीं जाते, आदमी 5,000 बार तुमसे कोर्स खरीदने के लिए बोल देता, कहीं कहीं ये खरीद लो वो खरीद लो फलाना खरीद लो, ये प्रैक्टिस सेट ले लो, ये सीरीज ले लो, ये कोर्स ले लो, इतने का ले लो। नहीं बोला ना। तो उन लोगों की शक्ति बनो, तभी व्यक्ति अत्यंत उत्साही होकर के बहुत कुछ करना चाहता है, और वो उत्साह मेरे पास पहुंचता है। मैं इस बात का बहुत धनी हूँ कि मेरे छात्रों का प्रेम और उत्साह मुझ तक पहुंचता है, और मैं उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहूँ, ऑलवेज टिल माई लास्ट ब्रेथ, अंतिम श्वास तक। और इसमें से तुम में से बहुत सारे साथी अभी मुझसे छोटे ही होगे, तो मेरा जीवन तो तुम देख ही लोगे सारे, ऐसा तो है नहीं, और उम्मीद करूंगा मेरा तो सभी देखे। उसमें आप ये पाएंगे कि हाँ आप एक सही व्यक्ति के। बताइए जी, प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? 1757, मीर कासिम शाह आलम द्वितीय सिराजुद्दौला, भैया सिराज। ऑप्शन, सॉरी सॉरी, आगे आएंगे। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ? प्लासी का युद्ध 1757। बताएं भैया फटाफट। अली वर्दी खान। अब से जो हमारी क्लास होगी ना 1.5 आवर की रखेंगे हम इसको, और हम मिला करेंगे अब शार्प 1 बजे, 1 बज के 1 मिनट पे।
किसी कारणवश कभी 1 आध 2 मिनट लेट हो जाए तो बात अलग है, बाकी मिलने की टाइमिंग ये होगी, क्योंकि आज से क्या होगा, 3 बजे हम एक प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं। किस नाम से? पिछले वर्षों में भी हमने कराया है उसको, बार शुरू हो रहा है नायक 2.0 के नाम से। मई में कराते हैं हम उसको हर बार। अगले साल फिर होगा, अगले साल तक नहीं होगा फिर अपना जीएस का कोई सेशन, यही आखिरी सेशन होगा। फिर आपका कभी मेंस वगैरह का जब एग्जाम आएगा तब कराएंगे। ओके, एक प्रीलिम्स के लिए, ये मेंस के लिए। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? अलीवर्दी खान के बाद में सिराजुद्दौला। मीर जाफर को रिक्तिस्तान में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया था। तो बहाल कब किया गया उसको बताएं भैया। 1764 में? क्या बक्सर का युद्ध के बाद में बोल दें? आप कहेंगे हाँ, बक्सर का युद्ध तो जब मीर कासिम खिलाफ हो गया तो इसको बना दिया गया फिर से। बक्सर के युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन था 1764 में? मीर कासिम था। ये हारा था, भागना पड़ा इसको, भागना पड़ा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जब 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई तब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। हाँ जी, एकदम से। 1757 में क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। हाँ जी, एकदम सही बात है, दोनों ठीक है, एक और दो। प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब के खिलाफ किस अंग्रेज गवर्नर ने लड़ाई लड़ी थी? कौन था? क्लाइव था, क्लाइव। निम्नलिखित शासकों में से किसने 1756 में फोर्ट विलियम पर हमला किया और ब्रिटिश पुरुषों और महिलाओं की एक छोटी सी कोठरी में कैद कर लिया, जिसे बाद में कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाने लगा? तो ब्लैक होल कब हुई घटना आपकी? क्या बोलेंगे? ब्लैक होल सिराजुद्दौला के समय। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि उनके एक कमांडर ने नेतृत्व वाली सेनाओं ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। बताएं जी, किसने लड़ाई नहीं लड़ी थी? तो मीर जाफर ने लड़ाई नहीं लड़ी। और याद रख लेना साथी, अब क्योंकि ये बंगाल में तो फतेह कर गए, और बंगाल में ये अवध और आपका मुगलों को क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जगह पर बनाए रखने का, क्योंकि मराठा इनके सामने है। अब मराठाओं से इनका संघर्ष होगा, फिर ये आपका मैसूर में संघर्ष करेंगे, फिर ये सिखों से संघर्ष करेंगे, अभी 3 संघर्ष इनके, और वे पूरी तरह से कैप्चर कर लेंगे। तो भारत में क्रांतियां होंगी इनके खिलाफ में। हम क्रांति पहले नहीं करते, हम क्रांति बाद में करते हैं। निम्न में से किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए? अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला से। बताओ क्या डेट है अलीनगर की संधि की? 9 फरवरी 1757। बक्सर की लड़ाई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान वाली सेना और संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई। टीपीओ में पूछा गया आपका, मीर जाफर सिराजुद्दौला ये एक साथ नहीं थे। मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी एकदम से सही, ऑप्शन बी। सी में कौन गलत है? बहादुर शाह। बहादुर शाह नहीं था भैया। इसमें कौन गलत है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नहीं था इसमें, मीर कासिम गया था इनके पास। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को हर साल, मुगल सम्राट को कितने रुपए देते थे ये? 26 लाख रुपए का भुगतान, 26 लाख। बक्सर की लड़ाई के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कोड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में। कड़ा और इलाहाबाद किसको दे दिए गए बक्सर की लड़ाई के बाद में? बताएंगे जी। बक्सर की लड़ाई के बाद में बंगाल के नवाब ने भोपाल, बहापुर या फिर अवध के नवाब से लिए गए थे, तो आप कहेंगे भी ये सुजाउद्दौला के थे और शाह आलम द्वितीय को दे दिए। 1764 में किसकी लड़ाई हुई? बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स, बेंटिक, क्लाइव या फिर कर्जन। कब शुरू हुई? 1765 में। कौन था इस समय? क्लाइव था, क्लाइव। कर्जन तो आपका 1799 से 1805 रहेगा। बेंटिक रहेगा 1828 से 1835 तक, जब 1833 में आपका बनेगा क्या? कौन बना था बेंटिक? तो ये भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। हेस्टिंग्स ये तो आएगा 72 में आपका, बंगाल का क्या बन करके? बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, नहीं बंगाल गवर्नर रहेगा पहले तो, और 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो तब इसको बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा उतना ही अच्छा आंसर आप इसको बाद में देंगे। जो साथी कक्षा को बाद में देते हैं हमेशा 2 शब्द कक्षा के लिए जरूर लिखा करें। आप कहाँ चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर लिख दिया, अभी लिखो करो कि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें। आप अपना एग्ज़ाम लिखना आज,
ठीक है। हालांकि एक छात्र के लिए तो लगभग वनडे एग्जाम सभी वो देता है, फिर भी कुछ एक प्रायोरिटी पे होता है आपका। लिखा करो उसको, इसका होमवर्क लिखा करो और अपने कीमती शब्द भेजा करो, क्योंकि आपके सुझाव बहुत बहुमूल्य हैं। और इस चैनल या हमारे जितने भी चैनल्स हैं उन सब की रीड स्टूडेंट्स के सजेशन रहे, हमारे लिए वो बहुत कीमती। ठीक है। बाकी आज ही मिलेंगे कितने बजे? 3 बजे प्रैक्टिस सेशन। मैं ये कहूँगा दोस्त, इस प्रैक्टिस सेशन का एक एक शब्द आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, और हम जीएस को बहुत आसान बनाएंगे। मिलके आप मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं कभी आप बाद में सिर्फ एग्जाम से पहले कोई एक क्लास हुई उसको देख रहे हैं, उससे पहले जो कुछ जर्नी है हमारी वो हमारी साथ तय होनी चाहिए, एक एक पल हमारा साथ तय होना चाहिए। तब हमको लगेगा या हमको इस तभी महसूस होगा कि हमने कितनी मेहनत उसके लिए की और साथ मिल करके की। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। मिलते हैं आज ही 3 बजे, और हर रोज मिला करेंगे 1 बजे और 3 बजे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।